इस वीडियो में हम बात करेंगे इग्नू की तरफ से एक बड़ी अपडेट आई है जिसमें आपको ये बताया गया है कि जून 2024 एग्जाम के लिए आपको असाइनमेंट कैसे बनाना होगा। असाइनमेंट बनाने की पूरी नई गाइडलाइंस आ चुकी है जो कि आप यहां पर देख सकते हैं और इसमें आपको काफी इंपॉर्टेंट चीजें बताया गया है, जैसे कि असाइनमेंट का आंसर लिखते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, जो क्वेश्चन है इसको आपको कैसे अरेंज करना है, जो आंसर है इसको आपको कैसे एक्सप्लेन करना है, जब आप असाइनमेंट को सबमिट करने के लिए जाएंगे तो वहाँ पर आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। और आज मैं आपको इन सभी चीजों के बारे में पूरा डिटेल में बताने वाला हूं, तो वीडियो को पूरा देखिए। सबसे पहले यहाँ पर आपको बताया गया है कि आपके पास जितने भी सब्जेक्ट है उन सभी का आपको अलग अलग असाइनमेंट बनाना होगा। जैसे कि आपके पास ये जितने भी सब्जेक्ट रहते हैं तो यहाँ पर जो आपको थ्योरी का सब्जेक्ट दिया जाता है इन सभी का ही आपको सेपरेटली असाइनमेंट बनाना होता है अलग अलग फाइल में। और यहाँ पर आपको बताया गया है कि जब आप असाइनमेंट का आंसर लिखना शुरू करेंगे तो जो आंसर है वो आपको अपने शब्दों में लिखना है, कहीं से आपको आंसर को कॉपी नहीं करना है। और साथ ही में ये भी बताया गया है कि जब आप असाइनमेंट का आंसर लिखना शुरू करेंगे तो जितना भी वर्ड लिमिट बताया गया है आपको वर्ड लिमिट में ही लिखना है। जो आपका असाइनमेंट का क्वेश्चन पेपर रहता है इसमें आप देखेंगे तो यहाँ पर बताया जाता है, जैसे कि बताया गया है 20 नंबर के क्वेश्चन के लिए 500 वर्ड, 10 नंबर के क्वेश्चन के लिए 250 वर्ड है। तो असाइनमेंट के क्वेश्चन पेपर पर लिखा हुआ रहता है वर्ड लिमिट की आपको जो आंसर है वो कितने वर्ड में देना है। तो इससे ये रहेगा कि जो आप एग्जाम देने के लिए जाएंगे तो उसमें आपका बेनिफिट होगा, क्योंकि अगर आप इसे अपने शब्दों में लिखेंगे, अच्छे से समझ के सोच विचार करके लिखेंगे तो इससे आपका एग्जाम की तैयारी भी हो जाएगा। और यहाँ पर आपको सबमिशन के बारे में बताया गया है कि आपको सबमिट किस तरीके से करना है। तो पहले तो यहाँ पर आपको ये बताया गया है कि इग्नू में ये रहता है कि आप जितने भी सब्जेक्ट का एग्जाम देना चाहते हैं पहले आपको उनका असाइनमेंट बना करके सही टाइम पर सबमिट करना होता है एग्जाम स्टार्ट होने से पहले। और अगर आपको नहीं पता है कि अभी आप जून 2024 एग्जाम के लिए असाइनमेंट जमा करने के लिए एलिजिबल है या फिर नहीं, तो उसके लिए आप ये वीडियो देख सकते हैं, इसका लिंक मैंने नीचे दे रखा है। और फिर यहाँ पर आपको वही चीजें बताया गया कि अगर आपने जुलाई 2023 सेशन में बैचलर डिग्री, मास्टर डिग्री, डिप्लोमा या फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा प्रोग्राम में एडमिशन लिया है तो आप असाइनमेंट सबमिट करने के लिए एलिजिबल है। और इसके लिए जो आपका असाइनमेंट है वो आपका मार्च में सबमिट होगा। मार्च के फर्स्ट वीक से जो असाइनमेंट सबमिशन है वो स्टार्ट हो जाएगा और यहाँ पर लास्ट डेट आपको 31 मार्च बताया गया है, लेकिन इसको एक्सटेंड किया जाएगा और आपको 30 अप्रैल तक असाइनमेंट सबमिट करने का मौका दिया जाएगा। यहाँ पर आपको प्लेस ऑफ सबमिशन के बारे में बताया गया, तो इसमें आपको ये बताया गया कि जो भी आपका स्टडी सेंटर है स्टडी सेंटर पर जा करके आपको अपना असाइनमेंट ऑफलाइन मोड में सबमिट करवाना होगा। लेकिन इसमें क्या है कि कई बार बदलाव कर दिया जाता है, उसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि इस वाले पोस्ट पर आ सकते हैं। यहाँ पर आपको सभी रीजनल सेंटर का इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। कई बार इसमें आपको ऑनलाइन भी सबमिट करने के लिए भी ऑप्शन दे दिए जाते हैं। तो मार्च में, तकरीबन मार्च में सभी रीजनल सेंटर की तरफ से असाइनमेंट सबमिशन का मोड आपको बता दिया जाएगा, तो वो मैं यहाँ पर अपडेट कर दूंगा। इस वाले पोस्ट को आप टाइम टू टाइम चेक करते रहना। और बाय चांस अगर आपके रीजनल सेंटर की तरफ से असाइनमेंट सबमिशन का मोड आपको नहीं बताया जाता है तो जो भी आपका स्टडी सेंटर है स्टडी सेंटर पर जाकर के आपको अपना असाइनमेंट ऑफलाइन मोड में सबमिट करना होगा, जो कि आपको यहाँ पर भी वही चीजें बताया गया है। और यहाँ पर आपको बताया गया है कि जब आप असाइनमेंट को सबमिट करने के लिए जाएंगे स्टडी सेंटर पर तो वहाँ पर आपको क्या है कि एक रिसिप्ट दिया जाएगा असाइनमेंट को सबमिट करने के बाद, जो कि कुछ ऐसा रहता है। तो ये जो रिसिप्ट रहता है ये आपको संभाल करके रखना होता है, आपको फेंकना नहीं है, संभाल करके रख लेना, क्योंकि बाद में अगर आपके असाइनमेंट का नंबर अपडेट नहीं होता है तो ये दिखाने के बाद ही जो आपका असाइनमेंट का नंबर है वो अपडेट हो जाएगा। यहाँ पर आपको ये भी बताया गया कि आपके पास जितने भी असाइनमेंट है उन सभी का आप फोटो कॉपी करवा लीजिए, जेरॉक्स कॉपी करवा लीजिए। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप फोटो कॉपी करवाएंगे तो इसमें आपके काफी ज्यादा पैसे लग जाएंगे। तो ऐसे में आप ये कर सकते हैं कि आप जितने भी असाइनमेंट बनाएंगे तो उन सभी का आप PDF फाइल बना करके रख लीजिए। तो इससे ये फायदा होता है कि बाद में अगर आपके असाइनमेंट का नंबर अपडेट नहीं होता है तो ये PDF फाइल दिखाने के बाद भी जो आपका असाइनमेंट का नंबर है उसको अपडेट कर दिया जाता है। फिर यहाँ पर आपको इंस्ट्रक्शंस बताए गए हैं, जिसमें कि आपको ये बताया गया कि जो असाइनमेंट का फ्रंट पेज रहता है उस पर आपका क्या क्या डिटेल्स मेंशन रहना चाहिए। तो उसके लिए आप ये वीडियो देख सकते हैं, इसमें मैंने डिटेल में बता रखा है कि किस तरीके से फ्रंट पेज वगैरह आपको फिलअप करना होगा, फ्रंट पेज कहाँ से डाउनलोड करना होगा। वीडियो का लिंक मैंने नीचे दे रखा है। यानी कि जो पहला पॉइंट है इसको हम स्किप करते हैं, आ जाते हैं दूसरे पॉइंट पर। तो यहाँ पर आपको ये बताया गया है कि जो आपका असाइनमेंट है इसको आप केयरफुली देखिए कि जो असाइनमेंट बनाने का इंस्ट्रक्शन है उसमें आपको क्या बताया गया है और ये आपको कहाँ पर मिलता है। तो यहाँ पर देखिए जो असाइनमेंट का क्वेश्चन पेपर रहता है इसमें आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको एक इंस्ट्रक्शंस भी बताया जाता है, जो कि आप देख सकते हैं गाइडलाइंस फॉर असाइनमेंट से। तो इसमें आपको बताया गया कि आपको असाइनमेंट बनाना कैसे है। तो वही यहाँ पर भी आपको बताया गया कि पहले जो असाइनमेंट का क्वेश्चन पेपर है उसमें जो भी इंस्ट्रक्शंस बताए गए उसको आप अच्छे से पढ़िए
उसके बाद फिर यहाँ पर आपको बताया गया कि असाइनमेंट के क्वेश्चन पेपर पर जो भी गाइडलाइंस दिया गया उसी को ध्यान में रखते हुए जो असाइनमेंट है उसका आंसर लिखना आप शुरू कीजिए। लेकिन उससे पहले यहाँ पर और भी कई चीजें बताया गया है कि जब आप असाइनमेंट का आंसर लिखना शुरू करेंगे तो आपके माइंड में क्या क्या पॉइंट्स रहने चाहिए, तो वो यहाँ पर बताया गया है। तो देखिए, असाइनमेंट का जब आप आंसर लिखना शुरू करेंगे तो पहले आपको एक प्लानिंग करना है। जो क्वेश्चन है यानी कि जो असाइनमेंट का क्वेश्चन रहता है तो क्वेश्चन को आपको अच्छे से पहले केयरफुली पढ़ना है कि उसमें आपसे क्या पूछा गया है। उसके बाद फिर आपको क्या करना है कि यूनिट्स तैयार करने हैं, यानी कि जो किताबें हैं वो आपको पढ़ना है और किताबों में ही आपको आंसर को ढूंढना है। और ढूंढने के बाद आपको सेम टू सेम नहीं लिखना है, उसे आपको समझना है, फिर अपने शब्दों में लिखना है। शब्दों में लिखने से पहले आपको इसका पॉइंट्स बनाना है कि आप आंसर को किस तरीके से लिखेंगे, पॉइंट वाइज लिखेंगे या फिर पैराग्राफ वाइज लिखेंगे। अगर पैराग्राफ वाइज लिखेंगे तो उसको आप किस तरीके से अरेंज करेंगे, कौन सा पैराग्राफ ऊपर आएगा, कौन सा बीच में आएगा, कौन सा नीचे आएगा, ये आपको पहले खुद एक अच्छे से तैयार करना है, माइंड में ही प्लानिंग करना है और फिर आपको लिखना शुरू करना है। तो लिखना शुरू करने से पहले भी यहाँ पर आपको कई चीजों के बारे में बताया गया है। पहले आप एक रफ आउटलाइन जो आंसर का है वो तैयार कीजिए और जो इंस्ट्रक्शंस वगैरह बताए गए उसी को ध्यान में रखते हुए आपको जो आंसर है वो लिखना है, क्लियरली लिखना है। और अगर पैराग्राफ में लिखते हैं तो पैराग्राफ में भी आपको अच्छे से क्लियर एक्सप्लेन करके बताना है। और फिर यहाँ पर आपको प्रेजेंटेशन बताया गया है कि इसको आपको किस तरीके से प्रेजेंट करना है। तो देखिए, जब आप असाइनमेंट का जो आंसर है वो डिसाइड कर लेते हैं, पॉइंट वगैरह बना लेते हैं, पैराग्राफ बना लेते हैं, एक रफ फिगर तैयार कर लेते हैं कि जब आप अपने आंसर से सेटिस्फाई हो जाते हैं तो उसके बाद फिर आपको फाइनल वर्जन में लिखना शुरू करना है। और जब आप लिखेंगे तो उसमें क्या है कि जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया उसको आपको अंडरलाइन करना है या फिर पॉइंट वाइज लिखना है, तो वो आपको खुद ही डिसाइड करना है। अगर कोई चीज इंपॉर्टेंट है तो उसको आपको अंडरलाइन करना है या फिर उसको आप पॉइंट वाइज भी लिख सकते हैं। और यहाँ भी बताया गया है कि जो वर्ड लिमिट है उसका आपको पूरा ध्यान रखना है। वर्ड लिमिट से ज्यादा नहीं लिखना है, थोड़ा बहुत ज्यादा हो जाएगा 10-15 वर्ड, और लेकिन वर्ड लिमिट से कम तो बिल्कुल ही नहीं लिखना है। असाइनमेंट के क्वेश्चन पेपर पर जैसे कि मैंने आपको दिखाया यहाँ पर दिया जाता है कि कौन से क्वेश्चन के लिए कितना वर्ड लिखना होगा, तो वो आप क्वेश्चन पेपर पर देख लेना। उसके बाद यहाँ पर आपको बताया गया 4 नंबर वाले पॉइंट में कि जो आंसर है वो आपको A4 साइज के रूल्ड पेज पर ही लिखना होगा। और जब आप आंसर लिखना शुरू करेंगे तो आपको लेफ्ट साइड में 4 सेंटीमीटर का मार्जिन छोड़ना होगा। और यहाँ पर बताया गया है शब्दों के बीच में जब आप आंसर लिखेंगे तो शब्दों के बीच में स्पेस होना चाहिए, थोड़ा सा गैप होना चाहिए। तो इससे ये रहेगा कि मार्जिन वगैरह आप छोड़ेंगे, शब्दों के बीच में स्पेस देंगे तो उसको अच्छे से रीड किया जा सकता है। और जब टीचर चेक करेंगे तो उसको अच्छे से चेक किया जा सकता है, अच्छे से इवेल्युएट किया जा सकता है। कहीं पर अगर कमेंटमेंट होता है तो उस पर कमेंट भी किया जा सकता है। और यहाँ पर आपको फिर से बताया गया है कि जो आंसर है वो आपको अपने हाथों से ही लिखना है, यानी कि खुद से लिखना है। इसे आपको प्रिंट नहीं करना है और टाइप नहीं करना है। और यहाँ पर आपको बताया गया है कि जो आंसर है वो आपको यूनिट्स यानी कि ब्लॉक यानी कि किताबों में से सेम टू सेम नहीं लिखना है, यानी कि इग्नू की तरफ से जो आपको स्टडी मटेरियल दिया गया है इसमें से आपको आंसर को सेम टू सेम कॉपी नहीं करना है। अगर कॉपी करते हैं, पकड़े जाते हैं तो ऐसे में आपको 0 नंबर दिया जाएगा या फिर बहुत ही कम नंबर दिए जाएंगे, जो कि यहाँ पर भी क्लियरली मेंशन किया गया है। तो आप क्या कीजिए कि जो किताबें दिया गया पहले आप उसको पढ़िए, समझिए, और पढ़ने के बाद जो आपको समझ में आता है फिर आंसर आपको अपने शब्दों में ही लिखना होगा। तो इससे ये रहेगा कि एग्जाम की तैयारी भी आपकी हो जाएगी और आंसर भी आप अच्छे से लिख पाएंगे। नीचे करते हैं तो यहाँ पर आपको और भी बहुत से इंपॉर्टेंट चीजें बताया गया है। इसमें आपको ये बताया गया है कि जो आंसर है असाइनमेंट का ये आपको किसी दूसरे स्टूडेंट का कॉपी नहीं करना है। अगर आप कॉपी करते हैं और इसको नोटिस कर लिया जाता है, यानी कि अगर आप पकड़े जाते हैं तो ऐसे में आपका जो असाइनमेंट है इसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इसके अलावा क्या है कि इग्नू में 11 और भी ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से आपका असाइनमेंट रिजेक्ट किया जा सकता है, जिसके बारे में मैंने इस वीडियो में डिटेल में बता रखा है। असाइनमेंट को लिखना शुरू करने से पहले मैं आपको सजेस्ट करूंगा, बल्कि आपके लिए मैं आपको कंपलसरी बोलूंगा कि इस वीडियो को आप देख लेना, ताकि बाद में आपके साथ कोई प्रॉब्लम ना हो, आपका असाइनमेंट रिजेक्ट ना हो। क्योंकि अगर आप असाइनमेंट को बना लोगे बाद में रिजेक्ट हो जाएगा तो वही है, फिर से मेहनत करना पड़ेगा, फिर से लिखना पड़ेगा। और यहाँ पर आपको बताया गया है कि आपके पास जितने भी सब्जेक्ट है तो सभी सब्जेक्ट का आपको अलग अलग असाइनमेंट बनाना है। यानी कि अगर आपके पास 4 सब्जेक्ट है तो 4 आपको अलग अलग फाइल बनाना है, 8 असाइनमेंट है तो आपको 8 अलग अलग फाइल बनाना है। यहाँ पर आपको बताया गया है कि आपको असाइनमेंट का क्वेश्चन लिखना है और क्वेश्चन नंबर भी डालना है। अब देखिए असाइनमेंट का जो क्वेश्चन है वो आपको किस कंडीशन में लिखना है, तो ये मैं आपको समझा देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए जो आपका असाइनमेंट है इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया,
अगर क्वेश्चन का साइज छोटा है तो इसको आप लिख सकते हैं। अगर क्वेश्चन का साइज काफी ज्यादा बड़ा है तो आप इसको मत लिखिए, बस आप क्वेश्चन नंबर डाल दीजिए, उसके बाद आप आंसर लिख सकते हैं। क्योंकि ये रहता है कि जो असाइनमेंट है यानी कि असाइनमेंट का क्वेश्चन पेपर है ये आपको असाइनमेंट के साथ अटैच करना होता है, तो इससे भी आपका काम चल जाता है। और यहाँ पर आपको फिर से बताया गया है कि जब आप असाइनमेंट को स्टडी सेंटर पर सबमिट करेंगे तो सबमिट करने के बाद आपको एक एक्नॉलेजमेंट दिया जाएगा कोऑर्डिनेटर की तरफ से, जो कि ऐसा रहता है असाइनमेंट सबमिशन का स्लिप, ये आपको संभाल करके रखना होगा। और यहाँ पर आपको बताया गया है कि अगर असाइनमेंट को सबमिट करने से पहले अगर आपने स्टडी सेंटर चेंज करवाने के लिए रिक्वेस्ट सबमिट किया है और आपका स्टडी सेंटर चेंज हो चुका है, स्टूडेंट मैनेजमेंट पोर्टल पर अपडेट हो चुका है नए स्टडी सेंटर का डिटेल्स, तो आपको नए स्टडी सेंटर पर ही असाइनमेंट को सबमिट करना होगा। लेकिन अगर आपने स्टडी सेंटर चेंज करवाने के लिए रिक्वेस्ट सबमिट किया है लेकिन वो चेंज नहीं हुआ है, तो जो आपका पुराना वाला स्टडी सेंटर है, जो ओरिजिनल स्टडी सेंटर है, वहीं पर आपको अपना असाइनमेंट सबमिट करना होगा। यहाँ पर बताया गया है कि असाइनमेंट का जो पेज है वो आपको किस तरीके से अरेंज करना है। तो सबसे पहले तो आपका फ्रंट पेज रहेगा, उसके बाद जो असाइनमेंट का क्वेश्चन है यानी कि जो क्वेश्चन रहता है यानी कि जो क्वेश्चन पेपर है ये आपको उसमें अटैच करना होगा। उसके बाद फिर आपका हैंड रिटन असाइनमेंट रहेगा और सबसे ऊपर आपको एक इग्नू का जो आईडी कार्ड है वो भी आपको अटैच करना होता है। और यहाँ पर आपको बताया गया है कि असाइनमेंट सबमिट करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो जो आपका असाइनमेंट है उस पर आपका इनरोलमेंट नंबर, आपका नाम और आपका एड्रेस अच्छे से करेक्ट लिखा हुआ रहना चाहिए। इसके अलावा जो असाइनमेंट का टाइटल है और असाइनमेंट का नंबर है ये भी क्लियरली लिखा हुआ रहना चाहिए। ये मैं आपको समझा देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए जो आपका असाइनमेंट का क्वेश्चन पेपर रहता है तो यहाँ पर ये असाइनमेंट का कोड दिया गया है, ये कोड और जो सब्जेक्ट है उसका पूरा नाम लिखा हुआ रहता है। तो ये जो है अच्छे से क्लियरली लिखा हुआ रहना चाहिए। यहाँ पर आपको बताया गया है कि जो आपका असाइनमेंट है जब आप तैयार कर लेते हैं सबमिट करने से पहले आपको जो सीट है उसको आपको अच्छे से फाइल में लगाना है या फिर टैग से लगाना है या फिर धागे से बांध करके सबमिट करना होगा। यहाँ पर आपको एक चीज और बताया गया है कि जो चैनल फाइल होता है आपको इसका इस्तेमाल नहीं करना है। इस तरीके से जो चैनल फाइल होता है यानी कि ये जो डंडी वाला फाइल रहता है ये आपको इस्तेमाल नहीं करना है। इसके जगह पर आप टैग का इस्तेमाल कर सकते हैं, धागे का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर ऐसे फाइल का इस्तेमाल करना है जिसमें डंडी लगा हुआ ना हो। अगर आप डंडी वाले फाइल का इस्तेमाल करते हैं तो आपके कुछ पेज जो है वो मिसप्लेस्ड हो सकते हैं, तो ऐसे में फिर आपके कम ही नंबर आएंगे। और यहाँ पर आपको बताया गया है कि जब आप असाइनमेंट का आंसर लिखते हैं तो उसमें क्या रहता है कि सेक्शन दिया जाता है, तो आपको सेक्शन वाइज ही उसका आंसर लिखना है। तो जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं सेक्शन ए हो गया और यहाँ पर देखेंगे तो सेक्शन बी हो गया या फिर सेक्शन 1 2 3 इस तरीके से लिखा रहता है या फिर हिंदी में लिखा हुआ रहता है। तो जो सेक्शन दिया गया वो आपको सेक्शन वाइज ही जो असाइनमेंट का आंसर है वो आपको लिखना है। और यहाँ पर आपको नोट करके बताया गया है कि जो आपका असाइनमेंट है इसका 30% आपके जो फाइनल रिजल्ट आता है यानी कि फाइनल में ऐड होता है। तो इससे ये रहता है कि जो आपका ओवरऑल परसेंटेज है वो इंक्रीज हो जाता है। तो जो असाइनमेंट है इसको आप अच्छे से बनाइए ताकि इसमें आपको अच्छे नंबर मिले, क्योंकि अगर एक बार आप इसको बना देते हैं सबमिट कर देते हैं तो जब ये चेक हो जाता है तो इसमें आपको जितने नंबर मिलते हैं तो इसमें यह है कि आप पेपर को यानी कि असाइनमेंट को दोबारा से चेक नहीं करवा सकते हैं। जो नंबर मिल गया वही रहेगा परमानेंटली, इसको आप चेंज वगैरह नहीं करवा सकते हैं और ना इसको आप दोबारा से चेक करवा सकते हैं। तो इसीलिए जितना अच्छा हो सके उतना अच्छा असाइनमेंट आप तैयार कीजिए ताकि आपको अच्छे नंबर दिए जाए। और